साहब, आप दोनों एक ही समाज से आते हैं, एक ही क्षेत्र से आते हैं, उसके बाद भी किरोड़ी लाल जी और आपके बीच में इतनी दूरियां, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? जैसे मेरे घर पे ईडी की रेड करवाई, हमारे खिलाफ राजस्व विभाग में मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद 2018 में हमारा किरोड़ी लाल जी ने टिकट कटवा दिया। लगातार आप किरोड़ी लाल मीणा पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, किरोड़ी लाल जी पे मैं कोई आरोप नहीं लगाता। वो मेरे बड़े भाई हैं जिनका मैं आदर करता हूँ, करता रहूंगा। ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको राजनीति की तरफ प्रेरित करती? क्योंकि सारे पावर्स राजनीति में है। हम छोटे छोटे बच्चे जब कहते थे जीत उसी की होती है, जनता जिसको चाहे। हमारी चमड़ी की जूती भी पहना दे तो उनके इस कर्ज को मैं नहीं उतार सकता इस जीवन। कांग्रेस में आते आपको हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कांग्रेस एक वजह हो सकती है आपके हार? मेरी हार का कारण खानदानी कांग्रेसी थे महुआ में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए। भजनलाल शर्मा जी अपने स्तर पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए हैं। लगातार आप किरोड़ी लाल पे आरोप भी लगाते हैं और एक तरफ आपका ये एक बयान था कि उन्हें राष्ट्रपति बना देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश उडला जी। नमस्कार साहब। नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया। आप सरकारी नौकरी में थे, वहां से राजनीति तक का सफर एक बार हमारी जनता को बताइए, कितना मुश्किल रहा, कितना संघर्ष भरा रहा, और ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको राजनीति की तरफ प्रेरित करती? जीवन जिसने जन्म ले लिया है उसका जीवन संघर्ष में नहीं हो तो मजा नहीं आता। जीवन तो संघर्ष में ही होना चाहिए, और संघर्षों में जो पला हो, बड़ा हो और आगे बढ़े, वही तो इंसानियत है। मैं समझता हूं कि मुझे भारत सरकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क में अफसर बनने का मौका मिला। मैंने शानदार वहाँ नौकरी की। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, कई जगह मुझे सेवाएं देने का अवसर मिला। उसके बाद मैंने नौकरी से वीआरएस लिया और मंदिरों के प्रति मेरी सदैव से रुचि रही है। एक मंदिर निर्माण में अपने आप को लगा दिया और उस मंदिर में किरोड़ी लाल जी और हमारे बीच अदावत हो गई, और अदावत होकर के उस मंदिर निर्माण को लेकर के बहुत सारी चीजें हमारे खिलाफ राजस्व विभाग में मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन हमने चिंता नहीं की कि जाको रा के साइयां मार सके ना कोई, डर किसका है, फिर भगवान हमारे साथ है। और मीन भगवान का मंदिर आम जनता के सहयोग से महुआ में बनाकर तैयार किया। वहाँ 21 कमरों का एक हमारे लड़कियों के लिए छात्रावास भी हमने बनाकर तैयार किया है। आने वाले समय में उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीति में कैसे आए, उस मंदिर को लेकर जो हमारे और किरोड़ी लाल जी के बीच में ठनी, तो हमने ये अर्थ निकाला कि राजनीति में होना जरूरी है, क्योंकि सारे पावर्स राजनीति में है और सेवा करने का अवसर भी बेहतर राजनीति में है। आप गरीब से गरीब पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति की सेवा राजनीति के माध्यम से कर सकते। और हमने 2013 में पहला चुनाव लड़ा। वसुंधरा जी ने हमें टिकट दिया और हम 2013 में चुनाव 16,000 से किरोड़ी लाल जी की धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती गोलमा जी को हराया। उसके बाद 2018 में हमारा किरोड़ी लाल जी ने टिकट कटवा दिया। भारतीय जनता पार्टी में वो थे नहीं। उसके बाद 18 में वो राज्यसभा सदस्य बने मार्च में, और नवंबर 2018 में हमारा टिकट कटा दिया। हमने टिकट कटने के बाद हम सीधा निर्दलीय चुनाव लड़े और जनता ने हाथ पकड़ा और जनता ने हमें चुनाव जिताया, यानी जनता की जीत हुई। और एक हम छोटे छोटे बच्चे जब कहते थे जीत उसी की होती है, जनता जिसको चाहती है। बिल्कुल सर। और 2018 में 10,000 से उनके भतीजे को जनता ने हराया। हम इस बात के लिए महुआ की विधानसभा क्षेत्र की जनता के सर्व समाज के आभारी हैं। और महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हमारी चमड़ी की जूती भी पहना दे तो उनके इस कर्ज को मैं नहीं उतार सकता इस जीवन में। महुआ के सर्व समाज ने साथ दिया, हमारे हौसले बुलंद किए और जिता करके विधानसभा में फिर भेजा। हमारा एक नैतिक धर्म बनता था, हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाएं। महुआ विधानसभा क्षेत्र में हमने 10 साल के कार्यकाल में हमने 6 कॉलेज खोल के दिए। ITI कॉलेज, महात्मा सावित्रीबाई फूले कॉलेज, तालचड़ी में कॉलेज, खेड़ला में एग्रीकल्चर कॉलेज, महुआ में डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज, मंडावर में टीकाराम पालीवाल कॉलेज, ऐसे 6 कॉलेज हमने खोल करके जनता को दिए। आज हमारी बेटियां, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। मुझे इससे बड़ा बेहद प्रसन्नता और किसी से नहीं मिल सकती। आज हमारे बच्चे वहाँ पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं और अच्छे लेवल पर पहुँच रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारी कल्पना थी कि हम डिजिटल महुआ कैसे बनाएं। डिजिटल महुआ बनाने के लिए हमने प्रयास किया और वहाँ हमने 5 से 6 करोड़ रुपए के कैमरे लगाए। लेकिन जीत हार राजनीति में चलती रहती है, लेकिन किरोड़ी लाल जी ने जिस तरह से पूरे कैमरे बंद करवाए अपने भतीजे को बोल करके, ये निंदनीय काम किया है। किरोड़ी लाल जी को ये सोचना चाहिए कि CCTV कैमरे सर्विलेंस में जो घटना घटित होती है उसको पर्दाफाश करने में बहुत कम समय लगता है। हमारे महुआ के अस्पताल में
2018 में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई, उनमें 27 मिनट में मोटरसाइकिल की रिकवरी कर ली। ये कैमरे का कमाल था। मंडावर अस्पताल से एक मरीज आता है और एक कैंची चोर के ले जाता है, और कैंची चोरने के बाद हम डॉक्टरों के साथ वहां पहुंचते हैं उसके घर और उसकी जेब से कैंची निकाल लाते हैं। ये कैमरे का कमाल है। लेकिन अब वर्तमान में विधायक महोदय हैं, वहां के मंत्री भी हैं, क्योंकि किरोड़लाल जी महुआ के रहने वाले हैं। करते तो राजेंद्र की चलती तो है नहीं, करते तो किरोड़लाल जी हैं। तो ये जो सारे कैमरे बंद करा रखे हैं, उनके दिमाग में ये है कि ओम प्रकाश हुड्डा के पास इनका पासवर्ड है, इनका लिंक है, जो वो देख लेते हैं, जबकि ये उनकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन मैं समझता हूं कि सड़क पे सलेमपुर थाना से लेकर मंडावर तक और पीपलखेड़ा से लेकर दिवली बॉर्डर तक सारे में हमने जो कैमरे लगाए महुआ मंडावर नगर पालिका में, और जितने भी चोर जो चोरी करके महुआ से भागे किस रास्ते से जाए, सारे में हमने गेट लगवाए नगर पालिका क्षेत्र में, और सारे में हमने कैमरे इसलिए लगाए कि अपराध नहीं होना चाहिए, और अपराध घटित हो भी गया तो उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन ये निंदनीय काम है, उनको नहीं करना चाहिए। अब जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल को भी वो महुआ से उठाकर दूर दराज के एरिया में ले जाना चाहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। हमने महुआ में समलेटी और महुआ के बीच में एक मिडवे है, मिडवे में 5 बीघा जमीन है। उस 5 बीघा जमीन को हमने आवंटित कराने का प्रयास किया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण कंप्लीट प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया था। अब वो महुआ के जिला अस्पताल को किरोड़ीलाल जी को यह सोचना चाहिए, उन्होंने हमें 30 बेड का अस्पताल दिया था, मात्र 30 बेड का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया था 2013 में, जब उनकी धर्मपत्नी मंत्री थी कांग्रेस सरकार में। और वो हमने 2013 से 2023 तक 200 बेड का अस्पताल बना करके दिया, करीब 6 करोड़ रुपए के क्वार्टर बना के दिए, 6 करोड़ रुपए के भवन बना के दिए, 1 करोड़ रुपए के उपकरण दिए। आज सोनोग्राफी मशीन का विधायक जी उद्घाटन कर रहे हैं, ओम प्रकाश हुड्डा की देन है वो। ओम प्रकाश हुड्डा ने विधायक कोष से खरीदकर सोनोग्राफी मशीन दी। आज लाखों रुपए हर महीने गरीबों के बच रहे, 1000 रुपए लगते हैं कलर सोनोग्राफी कराने के लिए। आज ढंग से सोनोग्राफी मशीन तक को नहीं चला रखे। अब पर्यावरण डिपार्टमेंट से जो जिला अस्पताल का एक लाइसेंस होता है, वो भी वहां के पीएमओ ने नहीं लिया। 1 साल तक आपका जिला अस्पताल बिना पर्यावरण के एनओसी के चल गया। कितनी बुरी बात है, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिनको ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। विधायक के नाम पर किरोड़लाल जी को बदनाम करने का काम उनका भतीजा कर रहा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देखें हम, आज महुआ अस्पताल में हमने, मंडावर अस्पताल में हमने एक फुली ऑटो एनालाइजर मशीन दी, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। 5 पार्टों की एक फुली ऑटो एनालाइजर, जिसमें कंप्लीट सीबीसी वगैरह की जांच होती है। लेकिन महुआ और मंडावर में अलग अलग विधायक कोटे से दी। विधायक जी ने एक मेडिकल के दुकान वाले से संपर्क करके वो मशीन को तो बंद कर दिया, और एक ऐसी मशीन अस्पताल में रख दी जिसका रिएजेंट जो आता है उसमें मोटा कमीशन आता है, उसको वहां 3 पार्ट वाली मशीन को। आप खुद समझ सकते हैं, जो 5 पार्ट की हमने दी तो 3 पार्ट की क्यों लगा रखी है आपने? यानी भ्रष्टाचार में शामिल है। इसके अलावा जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हिंडौन रोड पे मनोहर नगर, गोविंद नगर में भारी भ्रष्टाचार विधायक जी ने कर रखा है। वो कैसे कर रखा है? विधायक जी प्रॉपर्टी डीलर के साथ सम्मिलित हो गए हैं, और सम्मिलित होकर के जो ग्रीन बेल्ट की जमीन है हिंडौन रोड पे गोविंद नगर और मनोहर नगर की चर्चा ये है महुआ में कि किरोड़लाल जी के जो पिताजी हैं, राजेंद्र मीणा जी के दादाजी हैं, उनका नाम मनोहर लाल मीणा जी था। उन मनोहर जी के नाम पर इन्होंने मनोहर नगर काटा है, और प्रॉपर्टी में विधायक जी का रोल है ही। ऐसे ही इन्होंने गंगा विहार विस्तार में भी इन्होंने घपला किया है। यानी 60-40 का जो रेरा डिपार्टमेंट ये कहता है कि 60-40 का रेशो होना चाहिए। हमारा जो टाउनशिप पॉलिसी है 2024 की, वो कहती है 60-40 का रेशो होना चाहिए, लेकिन वो रेशो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने रेशो किया 70 और 30 का, यानी 10% भूमि को वहां खा रहे हैं, और गोविंद नगर में और मनोहर नगर में जो 21 करोड़ रुपए की जमीन है उसको वो ग्रीन बेल्ट की जमीन को बेच रहे हैं, और 10 करोड़ 19 लाख रुपए का अंदर की जो जमीन है 60-40 का रेशो मेंटेन नहीं करके वो 70-30 का रेशो मेंटेन कर रहे हो। 10% भूमि की कीमत 10 करोड़ 19 लाख, यानी 31 करोड़ रुपए की जमीन अपने मनोहर नगर और गोविंद नगर में। अब इन्होंने जो एक तरह से बेनामी संपत्ति खरीदी है महेश सैनी के नाम पर, महेश सैनी के नाम पे इन्होंने संपत्ति खरीद कर उसको महेश सैनी को फंसाने का पूरा इन्होंने प्रयास कर दिया। लेकिन जनता जान चुकी है, और अब जिस तरह से प्रॉपर्टी का जो भाव इन्होंने 35,000 30,000 कर रखा था, वो भाव अब 15,000 पे आ गया है। जिला बनाने की बात,
एक भास्कर का पत्रकार है, वो भी प्रॉपर्टी डीलर है। अखबार में खबर छपती है कि केंद्रीय गृह मंत्री को महुआ विधायक ने ज्ञापन सौंपा जिला बनाने का। अरे केंद्रीय मंत्री जी, गृह मंत्री का काम थोड़ी जिला बनाना, ये तो राज्य का विषय है भाई। सर नाम उस पत्रकार का? अब नाम तो मैं क्या बोलूंगा, लेकिन भास्कर में बड़ी खबर छपी। अब उनको ये अंदाजा नहीं है कि इस तरह की विधायक की चमचागिरी करने से काम नहीं चलता। आप सत्य को सत्य कहो। फिर उससे खबर, एक पत्रिका का और है एक पत्रकार, उसने देखा तो उसने कहा कि इसमें नवोदय विद्यालय की खबर और डाल दो। जो खबर रह गई थी भास्कर से, नवोदय विद्यालय की खबर और डाल दी। उनको ये अंदाजा नहीं है भैया, तुम जो गलत काम कर रहे हो, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, बार बार किरोड़लाल जी सरकार पर आरोप लगा रहे थे बजरी बेचने का। किरोड़लाल जी तो खुद उनके भतीजे बजरी बेचने का काम कर रहे हैं, जिसमें पोल खोल एपिसोड में, बहुत जल्दी आपके बीच पोल खोल एपिसोड में मैं शामिल करूंगा कि वो बजरी बेचने का काम खुद कर रहे हैं। तो फिर आप आदमी को किसी पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरवा में झांक के देखना चाहिए। सब आप दोनों एक ही समाज से आते हैं, एक ही क्षेत्र से आते हैं, उसके बाद भी किरोड़ी लाल जी और आपके बीच में इतनी दूरियां, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? किरोड़ी लाल जी ना वो समाज को जानते हैं, वो जाति को जानते हैं, ना धर्म को जानते हैं, वो सिर्फ जानते हैं परिवार को। किरोड़ी लाल जी ने परिवारवाद की राजनीति की है, और परिवार में मेरी पत्नी को मंत्री बना दो, एमएलए बना दो, मेरे भाई को बना दो, मेरे भतीजे को, इससे निकल ही नहीं पाए। और नहीं निकलने का नुकसान ये रहा उनको कि वो कृषि मंत्री रहकर ही रह गए। अब तो नवंबर 2026 में 75 साल के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की, उनके पार्टी के जो संविधान है, उसकी नीति है कि 75 साल के बाद वो रिटायर कर देते हैं। अभी जानकारी मिली, अब बातें तो कहीं न कहीं से आई जाती हैं ना, उनके लोग भी हमारे पास बैठते हैं, हमारे लोग भी उनके पास बैठते हैं। जानकारी मिली कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने समय मांगा, और समय मांग कर उन्होंने कहा साहब मेरे लिए क्या आदेश है? बोले तुम्हारे लिए आदेश है, 75 के बाद रिटायर होना ही है। रिटायर सबको ही होना है। हो रहे हैं वो रिटायर, तो रिटायर होंगे और क्या होंगे। फिर उन्होंने कहा साहब 75 के बाद मुझे उत्तर प्रदेश या बंगाल का गवर्नर बना दीजिए। जब गवर्नर की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं वो बड़े प्रदेश है, वहाँ गवर्नर नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा साहब मेरा भतीजा एमएलए है, उसको मंत्री बना दीजिए। मंत्री, अब उनको फिर वो भतीजे को भेज दिया दिल्ली। जब गृह मंत्री जी से मिले तो गृह मंत्री जी बड़ी आईक्यू वाले इंटेलिजेंट आदमी है, और गृह मंत्री जी जब देखा तो यार ये तो एमएलए कैसे बन गए, सरपंच के लायक भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि किरोड़लाल जी परिवारवाद में दम कर ही रह गए, उसके आगे वो नहीं उड़े, और जिसका उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा। लगातार आप किरोड़ी लाल मीणा पे आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के दौरे बड़े कर रहे हैं किरोड़ी जी, जो दिल्ली जा रहे हैं, आ रहे हैं, गृह मंत्री जी से मिल रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, किरोड़लाल जी पे मैं कोई आरोप नहीं लगाता। वो मेरे बड़े भाई हैं जिनका मैं आदर करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन उनकी गलत नीतियों का विरोध करूंगा। जैसे मेरे घर पे ईडी की रेड करवाई, किसी के एसीडी की रेड करवाई, ये चीजें निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। हम छोटे भाई हैं, वो हमारे रक्षक हैं, उनको हमारी रक्षा करनी चाहिए, ना कि नुकसान पहुंचाना। राजनीति आज है कल जाएगी, पद हैं आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन समाज और देश और राष्ट्र की जो बात करेगा वो आगे बढ़ेगा। मेरा तो मानना ये है। किरोड़लाल जी ने अपने परिवार को बढ़ाने के लिए परिवारवाद की राजनीति की, इसी वजह से उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो बार बार जब अब दिल्ली की बात सुनने में आ रही है, वो ऐसा सुनने में आ रहा है, लगातार लोग कह रहे हैं ऐसा कि दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री जी से उन्होंने समय मांगा, समय उन्होंने दे दिया, बात चर्चा हुई, वहां चर्चा में यह आया कि 3 नवंबर 2026 को किरोड़लाल जी की उम्र 75 साल हो रही है। अब 75 साल के बाद तो भाजपा के नेता को रिटायर होना ही होना है। जब मुरली मनोहर जोशी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी रिटायर हो गए, तो फिर किरोड़लाल जी को तो रिटायर होना ही है। तो उन्होंने कहा साहब रिटायरमेंट के बाद क्या, तो किरोड़लाल जी ने आग्रह किया केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश या बंगाल का मुझे राज्यपाल बना दो। तो जहां तक जानकारी आई है कि वहां से मना हो गई है। अब कैसे हुई मना, कैसे नहीं हुई, लेकिन मना की बात आ गई। तो उन्होंने कहा मेरा भतीजा वहां विधायक है राजस्थान में, मेरे रिटायरमेंट के बाद उसको मंत्री बना दो। तो एक बार वहां उन्होंने भतीजे को भेजा, और बाद में जानकारी में आया कि जैसे गृह मंत्री जी से मिलकर के आया तो बाद में ये पता लगा कि ये एमएलए कैसे बन गए, तो सरपंच बनने लायक भी नहीं है। अब सच्चाई तो भगवान जाने क्या है, लेकिन सूत्रों की जानकारी से यही है कि सरपंच के बनने भी लायक नहीं है। और वास्तव में सही बात यह है कि उनका जो भतीजा महुआ से विधायक है, उन्होंने किरोड़लाल जी की बदनामी कराने के अलावा और कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार में एडी से लेकर चोटी तक डूबे हुए हैं, और इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर के मोटा घोटाला कर रहे हैं, जिसका हमने खुलासा किया। पिछले दिनों उन्होंने सड़क बेचने का काम कर दिया, उनके लोगों ने उसको वापस करवाया। अब हिंडौन रोड पे मनोहर नगर विधायक जी के दादाजी का नाम, यानी किरोड़लाल जी के पिताजी के नाम पर मनोहर नगर इन्होंने बनाने का काम
किया, उसके बगल में गोविंद नगर है। दोनों नगरों में 31 करोड़ रुपए की इन्होंने सड़क की यानी ग्रीन बेल्ट की जमीन बेचने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही एक तरह से जनता के साथ धोखेबाजी हो रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जनता के साथ ऐसी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको बड़े पद पे हम लोगों ने पहुंचाया है, हम भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है, हम भी मतदाता हैं महुआ के। हम नहीं तो हमारे जैसे बहुत सारे हजारों कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा का संयम किया, संचय किया और उस ऊर्जा से आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। तो आप उनको चिंता करनी चाहिए। वोट दिया नहीं दिया, विधायक जी कहते हैं वोट दिया नहीं दिया, सब एक हैं, तो फिर आप लोगों ने 20 प्रिंसिपल बाड़मेर जैसलमेर क्यों भेज दिए? अगर सभी एक मानते हो तो बैरवा समाज के लोग आपने बाहर क्यों भेज दिए? अगर सभी समाज को मानते हैं तो आपने धोबी समाज का प्रिंसिपल आपने बाहर क्यों भेज दिया? अगर सभी आपने समान मान रहे वोट देना नहीं देना तो 25 लेक्चरर आपने क्यों बाहर भेज दिए? आखिर क्यों कर रहे हो? अब डॉक्टरों की किस्त आने वाली है बड़ी, उस लिस्ट में भी इन्होंने करीब करीब 17 से 18 नाम दे रखे हैं। इन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, 12 भेजने के लिए। आखिर क्यों? मतदाता तो वही है और मतदाता से प्रेम करो। वोट दिया है तो प्रेम करो, नहीं दिया है तो प्रेम करो। हो सकता है जिसने नहीं दिया वो आने वाले समय में दे दे, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है, जिसने वोट नहीं दिया उसको परेशान किया जाए, हुड़ला के जिस पे छाप लग रही है उसको परेशान किया जाए। साहब, लगातार आप किरोड़ी लाल पे आरोप भी लगाते हैं और एक तरफ आपका ही एक बयान था कि उन्हें राष्ट्रपति बना देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, किरोड़ी लाल जी मेरे समाज के हैं और समाज से प्रेम होना चाहिए। मेरा तो ये है कि किरोड़ी लाल जी ने जितनी मेहनत की उतना आशीर्वाद जनता ने तो दे दिया, लेकिन सरकार ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, उनकी पार्टी ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। हालांकि किरोड़ी लाल जी ने जब पहले भाजपा में थे, भाजपा छोड़कर वो राजपा में गए, राजपा निर्दलीय गए, वो 4 पार्टी बदल चुके हैं अभी किरोड़ी लाल जी अब तक। पहले भाजपा में थे, उसके बाद निर्दलीय गए, निर्दलीय से फिर राजपा में आए, राजपा से फिर वो भाजपा में आ गए। तो उन्होंने 4 स्थान परिवर्तन कर लिया। तो मुख्यमंत्री बनने का तो सपना जो इतनी बार पार्टी बदल ले, भाजपा में स्वीकार्य नहीं है, उस पर विश्वास भाजपा नहीं कर सकती। लेकिन इतना जरूर है कि उनको मंत्री का कोई अच्छा विभाग देना चाहिए था। और मैं समझता हूं अगर मेरे समाज से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो किरोड़ी लाल जी बनते, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी। लेकिन अब आने वाले 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव होना है फिर, और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किरोड़ी लाल जी को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। करना चाहिए इस पे। और किरोड़ी लाल जी को मैं तो ये कहूंगा, मैं मेरे खून से एक पत्र देश के प्रधानमंत्री को लिखूंगा कि किरोड़ी लाल मीणा साहब को भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और किरोड़ी लाल जी को इतना ही नहीं, उन्होंने जो संघर्ष किए हैं, जो आंदोलन किए, हालांकि सिरे कोई नहीं चढ़ा, लेकिन उनको एक भारत रत्न भी उनको देना चाहिए जिस तरह से उन्होंने काम किया। 2013 में बीजेपी से जीत कर आए, फिर निर्दलीय थे आप, और फिर अब कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा तो आपको गंवाना पड़ा। आपने वसुंधरा राज्य का काल भी देखा, अशोक गहलोत का राज्य काल भी देखा, अब भजन लाल जी मुख्यमंत्री है राजस्थान के। तीनों आप जो 5-5 साल थे राजस्थान में, उनको कैसे बताना चाहेंगे, उन पे क्या कहेंगे आप? देखो, पहला चुनाव मैंने 2013 में लड़ा, आदरणीय वसुंधरा जी ने मुझे टिकट दिया। राजस्थान में के बड़े प्रोजेक्ट्स के मामले में वसुंधरा जी का अच्छा रोल रहा है। जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, पुलियां हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनको वसुंधरा जी, जैसे ERCP का भी वसुंधरा जी ने उस समय प्लान करके तैयार करके भेजा था। उसके बाद गहलोत साहब और पूरी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अच्छे काम किए। हमको 6 कॉलेज उन्होंने दिए और उसके बाद 2023 में हम कांग्रेस के टिकट पे लड़े। 22 अक्टूबर 2023 को हमारा टिकट फाइनल हुआ। 26 अक्टूबर को किरोड़ी लाल जी ने हमारे घर पे ईडी की रेड करवा दी। ईडी की रेड करवाई रीट के पेपर चोरी को लेकर के। हमारा बहुत विनम्रता से पूरी सरकार से, ईडी से, ACD से, SOG से, सबसे हमारा अनुरोध है कि हमारी गलती अगर थी और गलती है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमने कोई गलती की नहीं, ये बहुत विनम्रता के साथ। हम रीट के बारे में जानते ही नहीं थे। हमको तो जब हमारे घर पे रेड हो गई थी और रेड होने के बाद जब हमें सम्मन पे बुलाया दिल्ली, तब पता लगा कि हमारे खिलाफ रीट के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई किरोड़ी लाल जी ने। मैं तो उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि समाज के जो नव अंकुरित पौधे हैं, हम छोटे भाई हैं, छोटे भाइयों की रक्षा करना बड़े भाई का धर्म बनता है और किरोड़ी लाल जी को हमारी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन रक्षा की जब भक्षक बन जाता है तो समाज का सर्वनाश हो जाता है। और किरोड़ी लाल जी ने जिस तरह से हम लोगों को बर्बाद किया है, समाज के लोगों को, नए मीणा समाज का कोई भी व्यक्ति नया आता है तो किरोड़ी लाल जी उसके खिलाफ हो जाते हैं। आज नरेश की बात करते हैं तो नरेश मीणा के खिलाफ किरोड़ी लाल जी हो गए। जो समरावता में जो बात हुई थी, थप्पड़ कांड हुआ था, ये बात सही है कि लोकतंत्र में हिंसा बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जब हो गई
तो देवली और उनियारा के जो लोग थे, तो उनका जो उपखंड का कार्यालय सम्राट था नजदीक लगाना चाहिए था, सरकार को ध्यान देना चाहिए था, क्यों ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई और उसमें एक बड़ा आंदोलन होने वाला था, किरोड़लाल जी में उन्होंने उस नरेश मीणा की हवा निकालने का काम किया था। लेकिन नरेश मीणा जी को भी मैं यह आग्रह करूंगा, संयम से, धैर्य से, आप लगातार किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ जब भाषण देते हो तो टीवी चैनल की टीआरपी तो बढ़ सकती है, लेकिन उसमें समाज में आपको नुकसान होता है। और जब तक सब समाज का, सारे 36 जातियों, सातों समाज को आपके पास सहयोग नहीं होगा, जब तक चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसलिए मैं तो यही आग्रह करूंगा कि हम सबको मिलकर के एक ऐसी स्थापना करनी चाहिए जो एक समृद्ध राजस्थान हो, एक समृद्ध समाज हो। आज गहलोत साहब ने जो काम किए, चाहे चिरंजीवी योजना की बात करें, चाहे दूसरी अन्य योजना की, अब जैसे एसएमएस अस्पताल में जो बहुमंजिला टावर बन रहा है, जिसमें हजारों बेड होंगे, मरीजों का इलाज होगा। अगर कोई पेशेंट जयपुर से बॉम्बे या जयपुर से दिल्ली ले जाना है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था होगी, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब भजनलाल जी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, नए आदमी हैं, लेकिन पहली बार विधायक बने और विधायक बनते उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भजनलाल जी की टांग खिंचाई किरोड़लाल जी करते हैं कि उनको हटाओ और मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, उनको हटाओ और मुझे मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं होता, ये हाईकमान का फैसला होता है। हाईकमान ने जो फैसला किया उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। आपने जिस तरह के छापे डाले हैं, छापे डालने का अर्थ ये निकलना चाहिए था कि राजस्थान के किसान को समय पर खाद और बीज मिले। अब की बार तो खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही। बीजेपी से आपने चुनाव लड़ा, जीते, फिर निर्दलीय आप जीते, कांग्रेस में आते आपको हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कांग्रेस एक वजह हो सकती है आपके हार की? नहीं, कांग्रेस हार की वजह नहीं है। कांग्रेस में जो खानदानी कांग्रेसी थे महुआ में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए। मेरी हार का कारण यही है कि जो खानदानी कांग्रेसी थे, अपने आप में जो खानदानी समझते थे, जिनके परिवार के लोग 4-4, 5-5 बार एमएलए रह लिए, मंत्री रह लिए, उन लोगों ने कांग्रेस के साथ दगा किया है और उस दगा करने के कारण ही मेरी हार का मुझे सामना करना पड़ा। हालांकि जनभावनाओं से मैं चुनाव नहीं आ रहा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो जिला अस्पताल हमने किस तरह से शानदार तरीके से बनाने का काम किया, हमने डिजिटल महुआ बनाने का काम किया, हमने केंद्रीय बस स्टैंड बनाने, हमने स्टेडियम बनाने का काम किया, वो सारी बर्बादी हो रही है और ये लोग जनता का शोषण कर रहे हैं। अब सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक शराब की दुकान खुलने का टाइम है। इनके चहेते जो विधायक जी को तलवार भेंट कर रहे हैं चांदी की, वो ठेकेदार हैं, शराब के ठेकेदार हैं, और डीएसपी ऑफिस के सामने उनका ठेका है, रोतड़िया में खंडेलवाल होटल के सामने उनका ठेका है। वो ठेकेदार अगर रात को 2 बजे तक शराब की दुकान खोलते हैं तो इससे सीधा सीधा विधायक जी का इन्वॉल्वमेंट, इसमें लिप्तीकरण दिखाई देता है। ऐसे ही प्रॉपर्टियों में उन्होंने बर्बादी कर दी, सड़क को बेच रहे हैं, लोगों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। एक कॉलोनी है हिंडौन रोड पे ही, उसको वो एक बार तो कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद ओम प्रकाश हुड्डा बीच में आता है और उसका कन्वर्जन कैंसिल कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। पहली बार के आपने बताया कि विधायक रहे, मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा, उनकी कार्यशैली अभी राजस्थान में आपने कहा कि नए व्यक्ति हैं, पर अभी तक अगर आपको उनको रिपोर्ट कार्ड में नंबर देने हो तो क्या कहेंगे? देखो, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि उनको रिपोर्ट कार्ड में नंबर दूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि गोवर्धन में जो अभी परिक्रमा मार्ग में जो उन्होंने काम कराया है, क्योंकि मैं भी गोवर्धन का भगत हूँ, वहाँ हमने भी वहाँ धर्मशाला बना रखी है हुड्डा धर्मशाला के नाम से, तो मैं समझता हूँ कि जो एक सनातन को आगे ले जाने की बात है उसके लिए वो प्रयासरत है और मैं जहाँ तक समझता हूँ आने वाले समय में बेहतरीन काम करना चाहिए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। साहब, एलपीजी मुद्दे पे लगातार कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को घेर रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हू हल्ला मचा हुआ है देश में। दुनिया में जो ये संकट आया है और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो मानना इसमें यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब इजराइल की यात्रा की और सारी ये तनाव, अमेरिका, इजराइल और ईरान का तनाव सारी दुनिया से को विदित था, तो देश के प्रधानमंत्री को ये यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। और यात्रा करने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने जैसे इजराइल को फादरलैंड और इंडिया को मदरलैंड बताने की बात किया है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारा देश एक ऐसा देश था जिस देश में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उससे बड़ा देश कौन सा हो सकता है? हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। इंदिरा जी जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने
हमारे देश के खिलाफ बात करने की बात की तो इंदिरा जी वहां से छोड़ के आ गई और उनका फोन तक, वहां के राष्ट्रपति का फोन तक नहीं उठाया। आखिर मोदी जी क्यों दब रहे हैं? क्या कारण है? ईरान हमारा परंपरागत मित्र रहा है, भारत का परंपरागत मित्र रहा है, और जिसका 60,000 करोड़ रुपया जो अखबार में पढ़ते हैं कि हमारे भारत के पास है। मनमोहन सिंह जी के पास जब आर्थिक हमारा संकट आया था तब भी हमको ईरान ने साथ दिया था। ऐसे देश के साथ हमको मित्रता के संबंध रखने चाहिए थे और गुटनिरपेक्ष भारत की राजनीति रही है। हमारा गुटनिरपेक्ष होना चाहिए था। हम इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए? इजराइल के साथ खड़े होने से हमारे देश में गैस का संकट आया और गैस के संकट के कारण आज हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है समय पर गैस मिले, समय पर राशन मिले, लोगों को तकलीफ पैदा ना हो। तो ये तो साधारण सी बात है, सरकार की आलोचना होनी चाहिए और सरकार की आलोचना हुई है। और सब जो विपक्ष लगातार घेर रहा है, तो क्या एक समझदार विपक्ष हम यहाँ पर देख सकते थे कि किसी भी प्रकार की भ्रामक चीजें ना फैलाते हुए वो भी सरकार के साथ खड़े रहता? नहीं, सरकार के साथ आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट साहब हैं, टीकाराम जूली साहब हैं, गहलोत साहब हैं, जो राजस्थान में हमारे मुखिया हैं, सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं। और उन्होंने यही कहा कि सरकार, इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा कि एलपीजी का संकट है। सरकार के केंद्र के मंत्री तो बार बार आपने देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर पेट्रोल पंप पे और गैस की एजेंसियों पे लाइन क्यों लगी हुई है? सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ गैस का संकट है। सरकार, विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है पूरी देश की, वो सरकार के साथ खड़ी हुई है, लेकिन इस समस्या का समाधान करना तो सरकार का ही काम है। और मैं समझता हूं सरकार को ये बखूबी से इसको निभाना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री को, जैसे ईरान के नेता को अमेरिकन फौज ने, इजरायली फौज ने उनको मार दिया, तो उस पर शोक प्रकट करना चाहिए था। यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। लगातार भारत गुटनिरपेक्ष है, आपने ही बताया था, तो ये हो सकता है कि हमारी किसी पॉलिसी का पार्ट रहा हो। खैर, अब वहाँ से चलते हैं, राजस्थान पे वापस आते हैं। डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आया जाता है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा, और लव जिहाद पे कानून कड़े करे जाते हैं हम उसके, और उनका असर भी देखते हैं हम। मालपुरा में लगातार जो हिंदुओं पर हो रही हिंसा थी वह कम हुई है, टॉक से भी लगातार हिंदू पलायन की खबरें थी, वो भी अब कम हो रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? मैं एक चीज को मानता हूं, जो भारत में जिसने जन्म ले लिया, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी हो, वो भारतीय है। और उस भारतीय का धर्म है भारतीय तिरंगा। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी, किसी भी व्यक्ति का ब्लड निकाल के देखिए, वो लाल कलर का दिखाई देगा। फिर हम जाति बिरादरी में और धर्म में लोगों को क्यों बांट रहे हैं? हम सब भारतीय हैं और भारतीयों को भारत के लिए, भारत माता के लिए हमेशा सकारात्मक काम करके जनता के हितों को साधते हुए सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है साहब, हम बिल्कुल अब हमारे जो पॉडकास्ट है उसके अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आपको 1 से 2 लाइन के अंदर बताना है कि आप उन पे क्या विचार रखते हैं। सबसे पहले अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं थी, फ्री मेडिसिन की, बहुत अच्छी योजना है। एक आदमी गांव में रहता है और उसका पिता बीमार हो जाता है, सबसे पहले तो साहूकार के पास उधार पैसे के लिए जाता था जब तक वो पिता की मृत्यु हो जाती थी। आज अस्पताल में जाता है, वो उसका कार्ड देता है और कार्ड देकर उसको दवा फ्री में मिल जाती है। ऑपरेशन जैसे 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए के ऑपरेशन, किडनी के जैसे ट्रांसप्लांट भी फ्री में हुए हैं। तो ये बहुत बेहतरीन बात है। ये गरीब के लिए सबसे बेहतर ऐसी योजना है जो अशोक गहलोत जी ने दी है, जिसका एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के इतिहास में पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने संगठन को भारी मजबूती प्रदान करी है। 52,000 से ज्यादा बूथ लेवल के एजेंट उन्होंने, उनके नेतृत्व में तैयार हुए। 52,000, 53,000 की फौज ऐसी तैयार हो गई है जो कांग्रेस के बब्बर शेर के रूप में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए, कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। टीकाराम जूली ने जो इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जो बेबाकी उनके अंदर आई है, प्रश्न जिस तरह से सत्ता पक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का काम, जब सत्ता पक्ष के मुंह बंद करने का काम करते हैं वो, और अपनी बात को बखूबी से मनाना भी जानते हैं और कहना भी जानते हैं। सचिन पायलट एक ऐसे नेता है जो जाति बिरादरी से ऊपर उठकर सब लोगों से जुड़े हुए हैं और यूथ में उनका एक अलग तरह का आइकन है। वो अब यूथ उनको पसंद करता है और मैं समझता हूं कि सचिन पायलट जैसे आज केरल के इंचार्ज बनाए हैं और दूसरे राज्यों को भी इंचार्ज बनाए, तो वो एक कांग्रेस पार्टी का एक एसेट्स। वसुंधरा राजे जी ने जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती है वो,
और मैं जहाँ तक समझता हूँ उनकी जो वाइड सोच है वो तारीफ काबिल है। भजनलाल शर्मा? भजनलाल शर्मा जी अपने स्तर पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए हैं, हो सकता है आने वाले समय में और भी इसको अच्छा करने का काम करें। नरेश मीणा? नरेश मीणा से मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपने भाषा में संयम रखेंगे तो उनको और सफलता मिलेगी। अगर भाषा में आप हर पार्टी के नेता के खिलाफ बोलेंगे तो उससे नुकसान ही होगा, फायदा किसी कीमत पे नहीं, संभव नहीं है। हनुमान बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल जी, कई बार किरोड़लाल जी और हनुमान बेनीवाल जी में जो टकराव हुआ, वो कह रहे थे कि राज्यसभा के चुनाव में किरोड़लाल जी कह रहे थे हनुमान बेनीवाल जी ने पैसे ले लिए, और हनुमान बेनीवाल जी कह रहे थे कि मैंने तो पैसे लिए ही नहीं। तो आखिर वो पैसे गए कहां राज्यसभा में? तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। राजनेताओं में इस तरह की पैसे की लेन देन की बात हो भी गई थी तो बाहर क्यों आई, एक चिंता का विषय। मतलब हो जानी चाहिए थी, बाहर नहीं आनी चाहिए थी। होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। लेकिन किरोड़लाल जी ने उनका विश्वास करके या हनुमान बेनीवाल जी ने उनका विश्वास करके, तो विश्वास क्यों तोड़ा किरोड़लाल जी ने, ये एक चिंता का विषय। रविंद्र सिंह भाटी? रविंद्र सिंह भाटी जो यूथ है और जिस तरह का जो काम कर रहे हैं जनता के बीच रह करके, मैं समझता हूं वो एक बेहतरीन भविष्य उनका दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश हुड्डा? ओम प्रकाश हुड्डा जनसेवक है, और मेरा नाम ओम प्रकाश हुड्डा ही नहीं है, सर्व समाजी डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा है। सर्व समाज का मतलब है कि जो सब जाति बिरादरी को एक साथ लेकर के चले, हर गरीब और अमीर की बात को सुने, और सुन करके जनता के हितों की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, चाहे ईसाई। हम समझते हैं कि हमारी बेटी जब विवाह के लायक हुई, और विवाह जब ओम प्रकाश हुड्डा 1 रुपए में रजिस्ट्रेशन करके उस बेटी का विवाह करता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए, ऐसी और शानदार शानदार शख्सियत हम आपके साथ लेकर आते रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।